पिछले लेक्चर में हम लोग कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेटरी या रिस्पायरेशन कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेशन देख रहे थे। उसमें हम लोग जो है वो इंटरनल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल देखे थे, एक्सटर्नल तक। आज हम लोग देखेंगे क्या, इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन, ओके। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेशन, ओके, जिसमें हम लोगों ने देखा था कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेशन में कि रिस्पायरेशन में जो है वो हम लोग उसके 2 या 3 कंपोनेंट है, ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन। तो ब्रीदिंग को हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। तो इंटरनल रिस्पायरेशन को, इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन या टिश्यू रिस्पायरेशन। हम लोग देखते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू या फिर सेलुलर रिस्पायरेशन, ओके। इसको हम लोग जो है वो टिश्यू रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो ब्रीदिंग में गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हम लोग देखे थे कि जिसमें बॉडी सरफेस जो है वो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो है उसमें हम लोग देखे थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड इनहेल्ड एयर, ठीक है। और रिस्पायरेटरी सरफेस यानी लंग्स और एल्वुलाई के बीच, जो लंग्स के एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच जो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। और इंटरनल रिस्पायरेशन, जब ब्लड में ये मिलता है तो ब्लड से ये सेल टिश्यू के पास जाता है और सेल टिश्यू जो है वहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये प्रोसेस जो है वो कहलाता है आपका इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है। हम लोग देखते हैं कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फेज, है ना। ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फेज, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फेज। सबसे जो पहला फेज है वो क्या होता है, तो डिफ्यूज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। डिफ्यूजन होता है किसका, ऑक्सीजन का, किसके साथ, तो ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू सेल, फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू सेल। किसके साथ फ्यूज करेगा, ब्लड में जो ऑक्सीजन रहता है वो करेगा किसके साथ, टिश्यू सेल के साथ, थ्रू टिश्यू फ्लूइड, थ्रू टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड के साथ ये डिफ्यूज करेगा। पहला प्रोसेस ये हो गया। दूसरा हो गया सेल रिस्पायरेशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि जो ब्लड होता है ना, सबसे पहला कंपोनेंट है रिस्पायरेशन का, तो वो है ब्रीदिंग, जहाँ पे हम लोग एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। दूसरा जो है वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, जहाँ पे जब ब्रीदिंग होता है तो एयर जो है वो पहुँचता है एल्वुलाई तक, एल्वुलाई से वो एयर जो है वो पहुँच जाएगा किसके पास, ब्लड के पास, और ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है एल्वुलाई के पास। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एंड इंटरनल रिस्पायरेशन, जो ऑक्सीजन पहुँचा ब्लड के पास, वो ब्लड से कहाँ पहुँच जाएगा, बॉडी के हर एक सेल टिश्यू के पास, और टिश्यू फ्लूइड जो है उसके साथ डिफ्यूज हो जाएगा। वही हम लोग फर्स्ट प्रोसेस में लिखें कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू सेल टिश्यू फ्लूइड और थ्रू द टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड में जाकर के ये डिफ्यूज कर जाएगा। अब क्या होगा, सेल रिस्पायरेशन ऑफ एंजाइमेटिक ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रेंट। यहाँ पे क्या होगा, सेल रिस्पायरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या, इसमें क्या स्टार्ट होगा, सेल रिस्पायरेशन, सेल रिस्पायरेशन, सारा ऑक्सीजन जो है वो सेल के पास जाएगा, और सेल के पास जो
फूड मटेरियल रहता है वो एंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ऑफ एंजाइमेटिक ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेकडाउन, ठीक है, एंजाइमेटिक ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, सॉरी ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रेंट प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसिंग CO2 H2O, CO2 H2O और क्या, एनर्जी। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है जैसे ही सेल के पास पहुँचा, टिश्यू फ्लूइड के पास पहुँचा, टिश्यू फ्लूइड से ये सेल के पास पहुँचेगा और सेल में जाकर के जो है ये न्यूट्रेंट के साथ, यानी न्यूट्रिशन जो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ था, एब्जॉर्प्शन के बाद जो न्यूट्रेंट था उस न्यूट्रेंट के साथ ये जाकर के फ्यूज करेगा, ओके, और सॉरी उस न्यूट्रेंट के साथ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन करके वो प्रोड्यूस करेगा CO2 वाटर को और एनर्जी को। एनर्जी किस फॉर्म में, तो एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं ATP के फॉर्म में, ओके, ये काम होगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, स्टोरेज पार्ट ऑफ लिबरेटेड एनर्जी इन फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP, स्टोरेज पार्ट ऑफ लिबरेटेड एनर्जी liberated part of storage energy in phosphate bond of ATP, in phosphate bond of ATP, phosphate bond of ATP, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, स्टोरेज पार्ट ऑफ लिबरेटेड एनर्जी, जो एनर्जी टूटा है वो ATP के फॉर्म में जो स्टोर होगा, है ना, उसका यूज होगा, ये काम होगा। और क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम द सेल टिश्यू, डिफ्यूजन ऑफ CO2, ओके। अब क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ CO2, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, तो चलिए पहले इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले क्या देखें कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू सेलुलर रिस्पायरेशन, या सॉरी टिश्यू या सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। ये कंसिस्ट होता है फॉलोइंग पेज में। सबसे पहले जो ब्लड था, है ना, वो जो है वो आएगा और वो जो है फ्यूज करेगा, किससे फ्यूज करेगा, तो वो फ्यूज करेगा टिश्यू फ्लूइड के साथ। टिश्यू फ्लूइड के साथ फ्यूज करके वो एंजाइमेटिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होगा वहाँ पे न्यूट्रेंट के साथ और प्रोड्यूस करेगा CO2 H2O और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो स्टोरेज पार्ट ऑफ लिबरेटेड एनर्जी, जो एनर्जी लिबरेट किया था वो क्या होगा, फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP के फॉर्म में ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। उसके बाद जो है क्या होगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिफ्यूज, उसके बाद जो है वो CO2 डिफ्यूज कर जाएगा। जो CO2 का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे हम लोग देखे थे CO2 का डिफ्यूजन जो फॉर्मेशन हुआ था, ये CO2 जो है डिफ्यूज कर जाएगा किसके साथ, तो ये CO2 जो है डिफ्यूज कर जाएगा पुनः टिश्यू फ्लूइड के साथ। तो हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम द डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम द किससे, तो सेल टिश्यू के पास जो CO2 फॉर्मेशन हुआ था वही ना, तो फ्रॉम द सेल इनटू ब्लड, फ्रॉम द सेल इनटू ब्लड थ्रू टिश्यू फ्लूइड, किसके थ्रू, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ये जो है डिफ्यूज कर जाएगा। अब ये टिश्यू फ्लूइड के थ्रू जो है वो CO2 ब्लड में आया, ब्लड जो है उसको
कहाँ पे, तो वही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो देखे थे एल्वुलाई के पास, वहाँ तक लेके आएगा। उसके बाद वहाँ से जो है ये लंग्स एल्वुलाई के पास पहुँचेगा, एल्वुलाई से ब्रीदिंग के थ्रू बाहर। तो ये प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनल रिस्पायरेशन। आने की बोल सकते हो कि रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है बिल्कुल 3 स्टेप में, 3 कंपोनेंट उसके हैं। पहला ब्रीदिंग, दूसरा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और तीसरा इंटरनल रिस्पायरेशन। ये होगा तभी जो है वो रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। ओके, अब जो है हम लोग देखेंगे ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम। हम लोग हेडिंग डालते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेशन का जो काम है वो एक ऑर्गन के द्वारा तो होगा नहीं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रिस्पायरेशन का काम जो है उसमें जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, एक ऑर्गन का तो ये काम होगा नहीं, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन कैसे वर्क करते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रिस्पायरेशन फंक्शन परफॉर्म इन, या हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम या ह्यूमन रिस्पायरेशन कंप्लीट या रिस्पायरेशन परफॉर्म बाय रिस्पायरेटरी सिस्टम। हम लोग देखते हैं कि इन ह्यूमन में तब प्रोसेस या इन ह्यूमन रिस्पायरेशन परफॉर्म्ड by group of organ called respiratory system। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम। हम लोगों में जो रिस्पायरेशन का फंक्शन परफॉर्म होता है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, ठीक है। फॉलोइंग पार्ट से कंसिस्ट क्या होता है, सबसे पहला जो है वो क्या है, नॉस्ट्रिल। सबसे पहला जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन का नाम हम लोग देखेंगे उसका नाम क्या है, नॉस्ट्रिल। ओके, नॉस्ट्रिल यानी कि नेजल जो चेम्बर हम लोग देखे हैं, नेजल चेम्बर यानी कि नाक में जो ये 2 ओपनिंग जो हम लोग देखते हैं उसी को बोलते हैं क्या, नॉस्ट्रिल। दूसरा है नेजल कैविटी। तो नॉस्ट्रिल जो है यहाँ से एयर जो है ट्रेवल करके आता है कहाँ तक, नेजल कैविटी तक। नेजल हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद ये जो है वो आपका जाएगा, नेजल कैविटी के बाद ये इंटरनल नैरिस के बाद ये जो है ये जाएगा फायरिंग्स के पास। फायरिंग्स के बाद ये जो है वो जाएगा एयर, इधर से जो है एयर जाता है कहाँ पे, लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स से जो है ये ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस, और प्राइमरी ब्रोंकस के बाद ये पहुंच जाएगा लंग्स में। कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स। ये जो है वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं
जो डिफरेंट ऑर्गन मिल करके रिस्पायरेटरी सिस्टम को बनाता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गन हैं हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है कंसिस्ट क्या होता है, नॉस्ट्रेल, नेजल कैविटी, इंटरनल नैरिस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस और लंग्स है। इतने ऑर्गन मिल करके जो है वो बनाता है क्या, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, अगर हम लोग देखें कि ये ऑर्गन, अगर हम लोग ह्यूमन का स्ट्रक्चर बना के देखें तो ये ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए, ह्यूमन में रिस्पायरेशन का काम जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन में रिस्पायरेशन का काम रिस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा परफॉर्म हो रहा है। अब ये रिस्पायरेटरी सिस्टम कितने ऑर्गन से बने हुए वो हम लोग देख लिए। अब इसी ऑर्गन का जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ह्यूमन में, है ना, और कहाँ पे ये होता है उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग बनाएंगे क्या, नॉस्ट्रिल। सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, नॉस्ट्रिल। चलिए, हम लोग अगर देखें तो ये ओपनिंग जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉस्ट्रिल। ये क्या हो गया, नॉस्ट्रिल। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, और ये अगर हम लोग देखेंगे तो इंटरनल नैरिस। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग इधर लिख ही लेते हैं, इंटरनल नैरिस। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, हमारा ट्रैकिया का पोर्शन हो गया ये। चलिए, चलिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है वो इंटरनल नैरिस के बाद ये जो एरिया है ये आप टंग का है, यहाँ पे जीभ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टंग। ओके, ये जो है ये हो गया फेरिंग्स, ये हो गया लैरिंग्स, ये हो गया ट्रैकिया, ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, और इसके बाद जो है ये जो है ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्या, ये स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएगा लंग्स।
ठीक है, ये कहलाता है क्या, लंग्स। तो ये प्राइमरी ब्रोंकस जो है ये क्या कह रहा है, लंग्स। इतने ये से बना हुआ था क्या, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है उसका नाम है लंग्स। ठीक है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उसका नाम क्या है, लंग्स। हम लोग देखें क्या कि सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद जो है वो आपका आया क्या, नॉस्ट्रिल, दूसरा हो गया निजल कैविटी, तीसरा हो गया इंटरनल नैरिस, चौथा फेरिंग्स, पांचवा लैरिंग्स, छठा ट्रैकिया, सातवां आपका 7 नंबर में प्राइमरी ब्रोंकस और 8 नंबर में लंग्स। ये डिफरेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, सॉरी रिस्पायरेटरी सिस्टम है जो बनाता है क्या, ये डिफरेंट ऑर्गन है जो बनाता है क्या, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि यहीं पे जो हम लोग देखे थे 3 कंपोनेंट, यहाँ से यहाँ तक एयर जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ये लंग से ब्लड वेसल्स में मिलना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन। एंड ब्लड वेसल से टिश्यू के पास जाना, वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होना न्यूट्रेंट के साथ, और फिर वहाँ से जो है CO2 बाहर निकलना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। ओके, अब हम लोग देखेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में। ओके, ये लंग्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। तो हम लोग इसी रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लंग्स अगर हम लोग देखें तो कितने, ये सिस्टम देखें, सिस्टम में जो है एक ऑर्गन जो है उसको बोला जाता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन, जिसका नाम क्या है, लंग्स। क्योंकि आप देखो तो सांस हम लोग खींचे, ब्रीदिंग किए, कहाँ तक गया, लंग्स के पास, है ना। और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में लंग्स से ब्लड के पास, और इंटरनल रिस्पायरेशन में पुनः लंग्स के पास। तो लंग्स जो है वो सेंटर की भूमिका निभाती है, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी ऑर्गन, है ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में, रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में क्या होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन। तो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है उसका नाम क्या है, लंग्स है। ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन का नाम क्या है, लंग्स। हम लोग देखते हैं कि लंग्स आर इन पेयर ऑफ स्ट्रक्चर। लंग्स आर इन पेयर इन स्ट्रक्चर। हम लोग देखते हैं लंग्स 2 होता है, ये पेयर स्ट्रक्चर में होता है, यानी लंग्स जो है वो 2 होता है ना। हम लोग देखते हैं द 2 lobes ऑफ लंग्स, द 2 lobe ऑफ लंग्स, डाइट इज लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। 2 लोब होता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट। ठीक है, तो लंग्स जो है वो कितने लोब में होता है, 2 लोब में, एक होता है लेफ्ट और एक होता है क्या, राइट। हम लोग देखें अगर लेफ्ट लोब, तो लेफ्ट लोब जो है वो कंसिस्ट किया हुआ रहता है 2 चैम्बर से। हम लोग अभी स्ट्रक्चर भी बनाएंगे लेफ्ट लोब। तो लेफ्ट लोब के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, तो लेफ्ट लोब इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्ड, सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब, ये 2 लोब से बना होता है, 2 लोब से बना होता है। सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, 2 लोब से ये बना होता है, कौन, लेफ्ट लोब।
और दूसरा जो होता है राइट लोब, राइट लोब। तो राइट लोब जो है ये आप देखोगे कि ये कंसिस्ट क्या होता है, 3 लोब से। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लोब। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लोब, दैट इज superior, median and inferior लोब। ये 3 लोब से बना होता है। यानी लेफ्ट लोब जो है वो लंग्स का, वो 2 चैम्बर, 2 लोब उसमें दिखेगा, और राइट जो है वो उसमें 3 दिखेगा। ओके, तो ये 2 लोब जो हम लोग देखते हैं लंग्स, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, उसके बारे में है कि ये 2 लोब में होता है। अब जो है हम लोग इसको जो है वो आगे देखते हैं कि लंग्स आर फाउंड इन थोरेसिक कैविटी। मिटाते हैं बच्चा, इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो हमारा वो कहाँ मिलता है। ये तो हम लोग देखें, रिस्पायरेटरी ऑर्गन का नाम लंग्स है ना। लंग्स 2 होता है, पेयर स्ट्रक्चर में होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट लोब जो है वो 2 लोब का होता है, और राइट लोब जो है वो 3 का होता है। अब हम लोग देखते हैं जो है वो क्या, लंग्स कहाँ पाया जाता है, यानी रिस्पायरेटरी ऑर्गन कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन। हम लोग का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, लंग्स आर फाउंड इन थोरेसिक कैविटी। लंग्स आर फाउंड इन थोरेसिक कैविटी। कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलेगा THORA, थोरेसिक, THORA, थोरेसिक कैविटी। कहाँ पे मिलेगा, थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी किसको बोलते हैं, तो हम लोग का जो स्टर्नम है ना, जो चेस्ट आप देख रहे हैं, छाती, तो चेस्ट जो है उसमें जो रिब्स बोन है, रिब्स बोन जो कवर किया रहता है, रिब्स बोन हमारा अटैच रहता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ओके, और यहाँ सामने से अटैच रहता है स्टर्नम के साथ। तो ये जो है स्टर्नम से निकल करके, यहाँ से निकल करके मिड रिब के पास, और एक जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अगर हम लोग देखें तो बीच में ये स्टर्नम रहता है, और इससे जो है वो रिब्स बोन निकलता है जो जा कर के पीछे अटैच रहता है ना, इससे तो वर्टिब्रल कॉलम से, रीढ़ की हड्डी से। और ये जो है टोटल इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं अगर, तो यहाँ पे, और उसके बाद जो है कुछ इस तरह से निकलेगा 3 बोन जो जा कर के अटैच रहेगा, और 2 जो है ऐसे आया हुआ रहता है। तो ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसी कैविटी के अंदर जो है वो लंग्स प्रेजेंट रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, थोरेसिक कैविटी। ओके, तो थोरेसिक कैविटी में जो है वो लंग्स रहता है, जो चेस्ट का हमारा रिब्स 12 जोड़ा रिब्स जो है वो अटैच करके रखता है वहीं पे। थोरेसिक कैविटी हैज वर्टिब्रा ऑन पोस्टीरियर। हम लोग देखते हैं क्या कि थोरेसिक कैविटी जो है हैज वर्टिब्रे ऑन vertebrae on posterior and sternum on anterior ribs। एंटीरियर रिब्स। पोस्टीरियर साइड्स में जो है आपको क्या दिखेगा, पोस्टीरियर साइड में आपको वर्टिब्रा दिखेगा, वर्टिब्रल कॉलम दिखेगा, और एंटीरियर साइड्स में जो है वो आपको स्टर्नम दिखेगा। हम ठीक है, एंटीरियर रिब्स ऑन बोथ लेटरल साइड। हम लोग देखते हैं क्या, रिब्स ऑन एंटीरियर, उसके बाद रिब्स ऑन बोथ लेटरल साइड, ठीक है।
और दोनों साइड से जो है वो क्या रहेगा, रिब्स रहेगा। सामने की ओर आपका स्टर्नम रहेगा, पीछे की ओर वर्टिब्रा रहेगा और दोनों साइड से जो है वो रिब्स रहेगा। रिब्स कितना, तो 12 पेयर, ठीक है। एंड डायफ्राम ऑन इट्स लोअर साइड, हम लोग देखते हैं एंड डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम जो है वो कहाँ रहेगा, ऑन इट्स लोअर साइड, ठीक है। तो अगर लंग्स को हम लोग देखें, ठीक है, तो लंग्स जो ये थॉरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। थॉरेसिक कैविटी के सामने स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, दोनों साइड से रिब्स बोन। रिब्स बोन कितना, तो 12 पेयर, 12 इधर 12 इधर, लेफ्ट साइड 12 राइट साइड 12, ओके। और नीचे जो है वो क्या रहेगा, डायफ्राम। इसी के बीच जो है वो क्या पाया जाता है, तो इसी के बीच जो है वो लंग्स पाया जाता है, ठीक है। और लंग्स जो है वो क्या हमारा मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन। तो अगला जो नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग जो है वो लंग्स का स्ट्रक्चर बना करके 3 लोब और ये 5 लोब को दिखाएंगे, और साथ ही साथ रिस्पायरेटरी ट्री यानी कि ये एल्वुलाई, जैसे हम लोग देखे थे कि इंटरनल रिस्पायरेशन में एल्वुलाई से ब्लड के पास जाता है, तो एल्वुलाई तक के स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी ट्री, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।